हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान टू क्लासेस। आज हम समास को पहचानने की कुछ ऐसे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो आपका समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समास होते क्या हैं। समास की अगर हम बात करते हैं तो समास तो सही मायने में शब्दों के निर्माण की विधि है। यानी जब हम शब्दों को निर्माण करते हैं तो उसकी विधि हमारा समास भी है। तो समास की परिभाषा क्या होती है? तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जब कोई एक नया शब्द बनता है समास कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम समास पढ़ेंगे कि समास क्या है, कैसे है, मैं यहाँ आपको वो सारी चीज़ें करवाऊंगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है समास से वे भी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ आपको पहले बता रही हूँ कि समास करने से पहले कुछ शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। ये शब्द हैं समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। पहले देखते हैं समस्त पद। समस्त पद क्या होता है, किसको कहते हैं? समस्त पद। ठीक है। दूसरा शब्द आ जाता है पूर्व पद। इसको पूर्व पद किसे कहते हैं ये बताऊंगी। उत्तर पद, समास विग्रह, इसके बारे में हम अब डिस्कस करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कि जो समस्त पद और आपका होता है वह समस्त पद वो होता है जब दो शब्दों से अधिक शब्द मिलकर जो नया शब्द बना है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समास विधि से बना नया शब्द पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। ठीक है। और जब हमारा कोई समस्त पद बन जाता है तो उस समस्त पद में जो पहला पद होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पूर्व पद। ठीक है। फिर उसी समस्त पद का दूसरा पद जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्तर पद। ठीक है। और समास विग्रह कहते हैं जो समस्त पद है, समस्त पद का विस्तृत रूप या कहें फैला हुआ रूप या खुला हुआ रूप समास विग्रह कहलाता है। अब हम इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया राजकुमार। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो हमने लिखा है राजकुमार, इसमें जो आपका राज है क्या है? आपका राज है। ठीक है। ये क्या हो सकता है, क्या होगा? पूर्व पद। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? हमारा पूर्व पद। और जो ये कुमार है ये क्या कहलाएगा? उत्तर पद। ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ये पूरा शब्द है ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। ठीक है। और इसका हम समास विग्रह क्या होगा? हमारा राजा का कुमार क्या बन गया? ये राजा का कुमार, ये समास विग्रह बन गया। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? समास विग्रह। ठीक है। इस तरीके से तो हम ये सब समझ गए, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह और समस्त पद क्या होता है। ठीक है। अब हम करते हैं समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? यहाँ पर समास के प्रकार करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैं जो यहाँ पर आपको तरीका बताऊँगी वो तरीका इस तरह से है कि आप समास एक बार कर लेंगे, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिनट लगेंगे, 6 या 7 सेकंड लगेंगे किसी भी शब्द के समास को सर्च करने में। ठीक है। देखो समास के प्रकार हमारे 6 होते हैं, लेकिन परिभाषा के आधार पर हम इसको 4 प्रकार लेते हैं। समास के परिभाषा के आधार पर सिर्फ 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। कैसे ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यानी परिभाषा हमारी तीन जो समास हैं उनकी परिभाषा कुछ एक जैसी होती है। तो इन 3 को हम एक तरफ कैटेगरी में ले रखते हैं। तो मैं आपको उसी तरह से बता रही हूँ। पहला हमारा समास आता है अव्ययीभाव समास, दूसरा हमारा आता है द्वंद्व समास, तीसरा आता है बहुब्रीहि समास, चौथा समास आता है तत्पुरुष समास। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो तत्पुरुष समास है, हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि इसमें पूर्व पद गौण होता है, गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। उसकी इसी परिभाषा पर आधारित होकर हमारे दोनों और समास होते हैं, हमारे 2 और समास होते हैं। ठीक है। जिन्हें हम हिंदी के अंडर में लेते हैं, द्विगु समास और क्रमधारय समास। तो यानी इस तरह से हमारे 6 समास हो गए। ठीक है।
अब मैं आपको एक थोड़ा जल्दी से बताऊंगी कि समास की आपको कैसे पहचानना है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब भाई अवयवी समास की परिभाषा जो आती है कि इसका पूर्व पद कोई और कोई अव्यय शब्द होता है, इसका पूर्व पद और कोई अव्यय शब्द होता है या कोई उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास का। दोस्तों दोबारा से सुने, पूर्व पद है जो वो कोई अव्यय शब्द होता है या कोई उपसर्ग शब्द होता है, वो अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया प्रतिदिन, ठीक है। यहाँ पर प्रति आपका पूर्व पद हो, क्या है ये पूर्व पद, ठीक है, एक उपसर्ग है, ये एक उपसर्ग है। जो प्रति है हमारा पूर्व पद है, तो ये हमारा एक उपसर्ग है। तो इस शब्द में आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले अपन आजीवन, इसमें आपका पूर्व पद हो आ पूर्व पद क्या है आ, तो उत्तर पद जीवन, ठीक है, उत्तर पद क्या हो गया जीवन, आ का मतलब उपसर्ग हो गया और इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व से आप क्या समझते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। यदि द्वंद्व समास उन दो पदों के बीच में होता है, यानी कि द्वंद्व समास उन दो पदों के बीच में होता है जहाँ झगड़ा या झगड़ा नहीं है तो दूसरे एक दूसरे से ज़्यादा महत्व रखते हैं, तो दूसरा एक दूसरे से ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। या तो झगड़ा होगा उन दो पदों में, ठीक है, या फिर एक पद दूसरे पद से ज़्यादा महत्व रखता है, दोनों में से एक पद दूसरा पद से ज़्यादा महत्व रखता है। झगड़ा हम कह सकते हैं कि विलोम होना, ठीक है, यानी द्वंद्व का मतलब है या तो वो एक दूसरे के विलोम हो या एक दूसरे के पूरक, और इस तरह के जो शब्द आपके होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी एक अजीबोगरीब ट्रिक द्वारा इसको याद करते हैं कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। इस योजक चिन्ह होता है ये वाला योजक चिन्ह लगता है, तभी ये चिन्ह को देख के ही वो समझते हैं ये द्वंद्व समास में रखते हैं। ये जहाँ पे भी योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व समास होते हैं। वो लोग ये समझते हैं, काफ़ी विद्यार्थी ये समझते हैं जिसके बीच में ये योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये सारे एग्जाम्पल लेती हूँ, लाभ हानि, माता पिता, दिन रात, हवा पानी, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, यानी आपको ने देखा कि चारों में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो विद्यार्थी इस तरह से याद कर लेते हैं कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तो उनको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अगर ऐसा है, आप मेरा एक क्वेश्चन बताइए, ये एग्जाम्पल देखो, देवासुर, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, इसमें कोई योजक चिन्ह तो है नहीं, लेकिन ये फिर भी आपका क्या है, द्वंद्व समास। और क्यों द्वंद्व समास है ये देखो, क्योंकि देव असुर इसमें विलोम है। तो ध्यान रखिए, द्वंद्व समास को याद रखने का तरीका है द्वंद्व जिनमें झगड़ा पाया जाए, जिनमें एक दूसरे से ऊपर जाने की बहस पाई जाए। अब देखो माता पिता लिंग के आधार पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इनमें द्वंद्व समास होता है, ठीक है। दिन रात विलोम है, ये भी द्वंद्व समास है। हवा पानी, जितना जुड़ी हमें हवा है उतनी जुड़ी हुई हमारे लिए पानी है, द्वंद्व है इनको, यानी पूरकता है, इनमें तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है। अब देखो लाभ हानि यानी एक दूसरे के विलोम में हैं, द्वंद्व समास होंगे ये, ठीक है। तो ये आपका था द्वंद्व समास, सारा ये टॉपिक था हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। उसी से तरह से हम अगला चलते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें दोनों पद आपके क्या होते हैं, दोनों पद होते हैं गौण, ठीक है। गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, ठीक है। और अन्य पद जो
दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम घनश्याम। घन के समान है जो श्याम अर्थात किशन। तो यहाँ पर हमारा पूर्व पद घन और उत्तर पद श्याम दोनों ही क्या हो गए, गौण हो गए। लेकिन तीसरा पद जो है किशन अर्थात किशन, वो प्रधान हो गया। वही क्या कहलाते हैं, हमारा बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास जो हमारा बिल्कुल सबसे सिंपल है आपका, इसका पूर्व पद गौण होता है और गौण कहते हैं कम महत्वपूर्ण को, जिसका महत्व कम हो। ठीक है, और उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। यहाँ मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा गौण है। जैसे आपने शब्द लिखा युद्ध क्षेत्र, ये एग्जाम्पल देखो युद्ध क्षेत्र। दोस्तों ये आपके तत्पुरुष समास है। क्षेत्र जो शब्द है ये उत्तर पद है आपका और ये ही प्रधान है। जब आप युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, कौन सा सीन याद करते हैं आप, नज़र क्या आ जाए आपके युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो? यह है युद्ध, आपको युद्ध करते हुए तो लोग नज़र नहीं आ रहे, यहाँ एक मैदान नज़र आता है ना। तो ऑब्वियसली आपको जब युद्ध क्षेत्र बोलते हैं मैदान नज़र आता है तो यानी क्षेत्र उत्तर पद है जो प्रधान है। उसी तरह से हमने शब्द लिखा राजकुमार, जब हमने राजकुमार कहा तो इसमें उत्तर पद है कुमार। कुमार का किसे कहते हैं, कुमार पुत्र को कहते हैं। ठीक है, तो जब आप राजकुमार बोलते हो तो आपको राजा नजर आता है कि राजा का पुत्र नजर आता है? तो पुत्र नजर आता है, तो ये राजकुमार क्या हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरह से जब आप रसोई घर बोलते हो तो रसोई घर, घर उसका क्या है, उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है तो यानी कि आप रसोई घर बोलते हो तो आपके सामने खाने की थाली नजर आती है या फिर खाना बनाया जाता है जिसमें वो घर नजर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, खाने बनाने वाला घर नजर आ रहा है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया। तो इससे आप पहचान लोगे कि उत्तर पद प्रधान कैसे होता है, यानी आपको किस चीज़ का प्रभाव आपके दिमाग में आता है। इससे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको जो समास विग्रह होता है, समास विग्रह में आपको जो कारक चिन्ह है वो इनका अलोप हो जाता है। जैसे हमने कहा राजा, कहा राजा का कुमार, तो इसमें राजा जो का था कारक चिन्ह है राजा, राजा आप लिखते राजा कुमार, तो इसको हम समास विग्रह करते हैं राजा का कुमार। ठीक है, यह हमने समास विग्रह किया राजा का कुमार। जो हमारा कार है ये कारक चिन्ह है तो ये अलोप हो गया। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र तो का है, इसमें कारक चिन्ह था वो अलोप हो गया। तो आप इसका दूसरा तरीका पहचानने का है कि इनके बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका अलोप हो जाता है। अब कारक चिन्ह का अलोप आप तभी तो समझ पाएंगे मतलब कि अगर कारक चिन्ह अलोप हो जाता है तो आप तभी तो समझ पाएंगे ना जब आपको उसका समास विग्रह का पता होगा। अगर आपको इसका समास विग्रह का नहीं पता होगा तो तब आप इसकी पहचान कैसे करोगे? तो तब आप इसकी पहचान उत्तर पद प्रधान से करेंगे, यानी इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और आपको कैसा नजर आता है? जब आपने युद्ध क्षेत्र बोला तो क्षेत्र समझ में आया, यानी कि उत्तर पद प्रधान है आपका, तो इस तरह से आपका ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसमें तत्पुरुष समास में ही आपके द्विगु समास और कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, द्विगु समास की परिभाषा यही होती है कि उसका पूर्व पद होता है वो गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उसका जो पूर्व पद होता है उसमें संख्यावाचक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं चौराहा, त्रियाहा, दशानन, यह क्या हो गया, ये 10, त्रि, चौ, ये हमारे क्या हो गए, संख्यावाचक।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उसी तरह से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपका पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन साथ ही साथ दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय या उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिया घनश्याम, तो घनश्याम में मतलब जो घन के समान है, जो श्याम, तो यहाँ पे घन और श्याम उपमेय और उपमान हो गए। समास में भी घनश्याम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।